So here the problem is job sequencing. In this problem there are two job M machines, and to solve this type of problem there are four main important point, and the first point is there are two job to be performed. मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम में मेरे पास केवल दो ही जॉब होंगी परफॉर्म करने के लिए, एंड द सेकेंड पॉइंट इज देयर आर M मशीन डिनोटेड बाय A B C D E अप टू M तक, वो कुछ भी हो सकता है, वो D तक भी हो सकती है, वो E तक भी हो सकती है, वो M तक भी जा सकता है. एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ जॉब 1 एंड जॉब 2 थ्रू M मशीन इज़ गिवन. देखो थर्ड पॉइंट में क्या है कि जॉब 1 और जॉब 2 में हमें मशीनरी का ऑर्डर गिवन होगा कि कोई भी जॉब किस मशीन में कितने टाइम प्रोसेस होगी, और पहले कौन सी मशीन आएगी, दूसरे नंबर पे कौन सी मशीन आएगी, तीसरे नंबर पे कौन सी मशीन आएगी विद टाइम. तो उनका टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर आपको गिवन होगा. एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ दैट इज़ द एग्जैक्ट और एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम T1 T2 Tm for job 1 and T1 dash T2 dash up to Tm dash for job 2 are given. ये टाइमिंग गिवन होगा अकॉर्डिंग टू द मशीन आपको. तो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं हम इसी टाइप की. दैट इज़ हियर इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ टू जॉब M मशीन. हियर वी हैव टू जॉब, हमारे पास दो जॉब हैं, जॉब 1 एंड जॉब 2. हमें सीक्वेंस गिवन है, मशीन का सीक्वेंस गिवन है. तो इन जॉब 1 द फर्स्ट सीक्वेंस इज A, then B, C, D, E, and in job 2 the sequence of the machine is B, C, A, D, E. मतलब ये टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर है कि कोई सी जॉब किस मशीन में कैसे प्रोसेस हो रही है. तो जब जॉब 1 में मशीन A में पहली जॉब प्रोसेस होगी तो वो 3 यूनिट का टाइम लेगी. उसके बाद B मशीन में प्रोसेस होने के लिए 4 यूनिट प्रोसेस होगी, B मशीन में प्रोसेस होगी 4 यूनिट के लिए, C मशीन में प्रोसेस होगी 2 यूनिट के लिए, एंड D मशीन में प्रोसेस होगी 6 यूनिट के लिए, E मशीन में प्रोसेस होगी 2 यूनिट के लिए. उसी तरह हम जॉब 2 भी देख लेते हैं. जॉब 2 में जो मशीनरी का ऑर्डर है, सबसे पहले जॉब 2 प्रोसेस होगी मशीनरी B में जो कि 5 यूनिट का टाइम लेगी, एंड देन मशीन C और 4 यूनिट का टाइम लेगी, एंड देन मशीन A 3 यूनिट का टाइम लेगी, मशीन D 2 यूनिट का टाइम लेगी, एंड मशीन E 6 यूनिट का टाइम लेगी. तो इस प्रॉब्लम में जो भी टाइमिंग गिवन है उनका हमें सम ले लेना है. जॉब 1 के अकॉर्डिंग अगर हम टाइमिंग को देखें तो ये 17 यूनिट टोटल टाइम ले रही हैं, और ये 20 यूनिट टोटल टाइम ले रही है जॉब 2 के लिए. तो इसी तरह हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. So there are some steps to solve this problem, that is graphical method. Now the step number 1, we have to draw two line horizontal and vertical representing job 1 and job 2. Then हमें क्या करना है, जैसे कि जॉब 1 के लिए मेरा जो टाइमिंग था, टोटल टाइम वो आया था 17 यूनिट का. तो हमने उसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची है. देखिए ये जॉब 1 के लिए है, जॉब 1 के लिए है. टोटल टाइम 17 यूनिट का था, तो 17 मैंने पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट करके 17 पॉइंट यहाँ मेंशन कर दिया है. उसी तरीके से ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने ड्रॉ किए हैं पॉइंट्स. तो 17 जो पॉइंट है, लास्ट जो 17 यूनिट मेरा आया था, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग एक परपेंडिकुलर और वर्टिकल लाइन खींची है. तो ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ की है हमने, ये पूरी लाइन ड्रॉ कर दी एक वर्टिकल लाइन. उसी तरह जॉब 2 का जो कंप्लीट टाइम था वो 20 यूनिट का था, 20 यूनिट आया था. तो 20 पॉइंट जब हमने इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया तो 20 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिनोट की है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल. तो ये जो दो लाइन आई हैं, एक तो ये वाली और एक ये जो लाइन आ रही है 17 पॉइंट के अकॉर्डिंग, ये क्या है, फिनिश हो रही है यहाँ पे, है ना. इसके बाद आगे नहीं बढ़ रही है जॉब. तो फिर हमें इसी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो देखते हैं हम. अब अगर अपनी प्रॉब्लम को देखें
तो उस प्रॉब्लम में जो मशीन ए है जॉब 1 में सबसे पहला ऑर्डर मशीन ए का है और वो 3 यूनिट टाइम ले रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है 1 2 3 यूनिट के अकॉर्डिंग मशीन ए का टाइम है। उसी तरह ए के बाद फिर बी आ रही है और वो 4 यूनिट का टाइम ले रही है। फिर 3 से लेके हमने 4 पॉइंट काउंट करे और उन्हें ड्रा कर दिया कि भैया ये तो मशीन बी का टाइम है। सी यूनिट 2 यूनिट का टाइम ले रही है, डी यूनिट आपका 6 यूनिट का टाइम ले रही है, एंड देन ई जो है वो 2 यूनिट का टाइम ले रही है। तो जिस तरीके से जॉब 1 में हमने दिखाया है मशीनरी के टाइमिंग को, प्रोसेसिंग टाइम को, उसी तरह हम ये जो जॉब 2 के लिए हमने लाइन दिखाई है, ये डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पॉइंट, तो उसमें भी अपने प्रोसेसिंग टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू द गिवन मशीन। ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। देखिए मशीन जॉब 2 में सबसे पहले मशीन बी में प्रोसेसिंग हुई और वो कितना 5 यूनिट का हुआ, तो ये 5 हमने इस पर ड्रॉ किया। 5 के बाद फिर मशीन सी का ऑर्डर आया और उसने टाइम लिया आपका 4 यूनिट का, तो हमने यहाँ 4 ड्रॉ कर दिया। ये इस तरीके से पैरेलल पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिए। और ये फिर ए आया, ए के अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ, फिर हमने डी के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दिया, एंड देन फिर ई के अकॉर्डिंग 20 यूनिट पे ऑटोमेटिकली पहुँच गई है। ठीक है, तो ये सब लाइंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करने के बाद फिर अब मैंने स्टेप 2 में दिया भी है कि नाउ चेक टाइमिंग फॉर मशीन टू मशीन इन जॉब 1, मार्क एंड ड्रॉ वर्टिकल लाइन ऑन जॉब 1। इसी तरीके से स्टेप नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि सेलेक्ट रीजन विद रिस्पेक्ट टू फॉर ऑल मशीन। हमें क्या करना है, सेलेक्ट रीजन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर ऑल मशीन करना है। तो चेक कर लेते हैं हम अपने ग्राफ जो हमने प्लॉट किया है उसमें। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये हमने प्लॉट किया है। हमने ये यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है हमारी, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, और ये हमने टाइम के अकॉर्डिंग प्लॉट की है। जैसे जैसे हमें जॉब गिवन थी तो उसके अकॉर्डिंग प्लॉट करने के बाद फिर हमने ये देखा कि ऐसा रीज़न जो इंटरसेक्ट कर रहा हो सेम जॉब के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें ये रीज़न है, हमें देखना है मशीन ए के लिए कौन सा रीज़न इसमें होगा, तो हम वो चेक करेंगे। मशीन ए 3 यूनिट प्रोसेस हुई, मतलब मशीन ए का रीज़न ये है। ठीक है, और मशीन ए जॉब 2 में कहाँ प्रोसेस हुई, यहाँ। तो जो भी कॉमन इंटरसेक्शन रीज़न है उसको हमने कवर्ड कर लिया है रीज़न को, है ना, स्लैंटिंग लाइन से। उसी तरह हमने चेक किया है बी मशीन के लिए। बी मशीन का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 4 यूनिट है ए के बाद जॉब 1 में, तो ये वाला रीज़न हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमने ये वाला रीज़न ड्रॉ किया है, ये देखें ये वाला। और इसे अगर हम जॉब 2 के लिए देखें तो सबसे पहले प्रोसेसिंग बी की ही हुई थी और बी ने टाइम लिया था 5 यूनिट का, तो ये वाला जो रीज़न है वो ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। और इसमें जो मेरा जो रीज़न कॉमन आएगा उसको हमने कवर कर लिया स्लैंटिंग लाइन से। इस तरीके से ये स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ की है, ये ए के लिए है, ये सी के लिए है, ये डी के लिए है। और फिर ये लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप कहता है नाउ फ्रॉम ओरिजिन वी कैन ड्रॉ अ डायगोनल लाइन। हमें ओरिजिन से क्या करना है, जैसे कि ये है ओरिजिन से एक डायगोनल लाइन इस तरीके से हमें ड्रॉ करनी है, ये वाली विद एंगल 45, जो कि एंगल 45 बना रही हो, विच इज़ लाइक ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, जो हमें लगे कि ये एक स्क्वायर का डायगोनल हो, ऑब्टेन बाय रीजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग उस रीजन को हमें ऑब्टेन करना है। और नेक्स्ट स्टेप हमारा कह रहा है कि व्हेन कवर्ड रीजन इज़ इन द पाथ ऑफ लाइन डू नॉट कट द रीजन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सपोज़ कीजिए हमारे पास ये कोई लाइन है और हमारे पास यहाँ पे कवर्ड रीजन, ये इस तरीके से ये कवर्ड रीजन आ गया, तो यहाँ तो हमने उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग एक ये ऐसे लाइन ड्रॉ किया है। सपोज़ कीजिए एक स्क्वायर मुझे यहाँ पे मिल रहा है, जितने पॉइंट इधर उतने इधर, बट फिर मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को या तो वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली इसको लेना है। हमें चेक करना है कि कैसे चलेगा। जैसे ये डायगोनल है, इसके बाद इसका पाथ जो आ रहा है हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा मुझे चलना पड़ेगा, तो हॉरिजॉन्टल चलने के बाद ये जो कॉर्नर आएगा
इस पर 45 का नहीं बनाना है, जो कि कवर्ड रीजन है, कवर्ड रीजन के रिस्पेक्ट से मुझे निकल जाना है। देखिए ये कवर्ड रीजन है, तो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल चल के इसके बगल बगल से चलते रहेंगे हम सीधे इस तरीके से वर्टिकल लाइन के थ्रू ऐसे चलेंगे, इसे कट नहीं करेंगे रीजन को, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी। हम अपना ग्राफ देखते हैं दोबारा से। हमने ये एक स्क्वायर ड्रॉ करने, क्योंकि 3 पॉइंट इधर है, 3 हमने यहाँ से ड्रॉ किया, तो ये 45 डिग्री का एक एंगल बनाता हुआ एक पाथ मुझे मिला। और उस पाथ के बाद इधर उसके राइट हैंड साइड में मुझे कवर्ड रीजन मिला, तो उस रीजन को कट ना करते हुए हम सीधे वर्टिकल निकल लिए अपने पाथ में। वर्टिकल रीजन लेते हुए फिर हमें एक कॉर्नर मिला जो भी अनकवर्ड रीजन का था, वहाँ से फिर हमने एक स्क्वायर को मेंशन किया और वहाँ से 45 डिग्री का एक डायगोनल बनाया। डायगोनल बनाते हुए फिर मुझे कवर्ड रीजन मिला है यहाँ पे, ये देखिए सी का कवर्ड रीजन मिला है। बट सी का कवर्ड रीजन मिलने के साथ ही मुझे कॉर्नर भी मिला है। उस कॉर्नर के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगी, ये 2 यूनिट का था, ये 2 यूनिट का रीजन है, तो इधर भी एक स्क्वायर कंसिडर करना पड़ेगा मुझे 2। देखिए 1 और 2, 1 2, तो ये एक स्क्वायर टाइप से मुझे मिला। डायगोनल से फिर मैंने 45 डिग्री का एंगल बनाया, और 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर मैं इसे आगे कंटिन्यू ले जाऊंगी तो ये मेरे इस रीजन को क्रॉस करेगा। उससे बेटर है कि मैं इस रीजन को यहाँ से ले जाते हुए सीधे इसके पास वर्टिकल लाइन में ले गई, और फिर जब मुझे एक और अनकवर्ड रीजन पे इसका जो कॉर्नर मिला, वहाँ से मैंने फिर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ की, और फिर से मुझे अनकवर्ड रीजन मिला, तो इस अनकवर्ड रीजन को ना कट करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आगे बढ़ाई जहाँ पे फिनिशिंग टाइम था दोनों जॉब का, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्यूशन है इसका। अब इस सॉल्यूशन के बाद हम अपने स्टेप भी देख लेते हैं। नाउ इवेलुएट आइडियल टाइम इन ड्राइंग पाथ विथ शोइंग वर्टिकल लाइन ग्राफ फॉर जॉब 1। तो हम क्या करेंगे, आइडियल टाइम फाइंड आउट करेंगे जो कि वर्टिकल लाइन शो कर रही है ग्राफ में जॉब 1 के लिए। और उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम इवेलुएट करेंगे आइडियल टाइम जॉब 2 के लिए जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है ग्राफ में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे आइडियल टाइम कैसे निकालेंगे। देखो आइडियल टाइम जॉब 1 के लिए क्या आ रहा है, 2 + 3। अब ये टाइम आया कैसे, हम अपने ग्राफ पे चलते हैं फिर देखते हैं। जॉब 1 के लिए अगर हम चेक करें तो जॉब 1 तो मेरी हॉरिजॉन्टली चल ही रही थी, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही वो डायगोनल से 45 डिग्री का एंगल बनाया तो ये आइडियल हो गई। यहाँ पे ये देखिए 3 4 5 तक ये आइडियल रही, तो ये हो गया कितने पॉइंट मिले, 2, ये हो गया 2। और फिर 2 और 2 के बाद ये आइडियल कब हुई, 2 के बाद ये आइडियल हुई है यहाँ पे ये एक पॉइंट यहाँ से मिला मुझे, ये है ना। तो 2 + 1, 1 कहाँ से कहाँ तक, यहाँ 11 से 12 तक 1। और फिर ये कितने यूनिट आइडियल चली मेरा, 12 से लेके 14 तक, प्लस कितना ये चला मेरा 2 और आइडियल हुई है ना, 2 पॉइंट, सॉरी ये आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये मैं नीचे लिख देती हूँ, +2 आइडियल ये रहा, तो 1 + 2 = 3। एंड टोटल टाइम जो आइडियल टाइम आया वो आया 5 यूनिट का। देखिए और कहीं नहीं है हमारा ऐसे, और कहीं नहीं दिख रहा आइडियल टाइम। तो केवल कौन कौन सा आइडियल टाइम है जॉब 1 के लिए, एक तो ये है 3 यूनिट का, और प्लस 2 यूनिट का यहीं है, तो कितना हो गया, दैट इज़ 2 + 3 = 5 यूनिट का आइडियल टाइम आ गया, ठीक है। तो उसी तरह हम देखेंगे जॉब 2 के लिए। जॉब 2 का आइडियल टाइम क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टली शो हो रहा होगा पाथ पर। तो हम पाथ को अपने चेक करते हैं। तो देखो यहाँ कहीं मुझे पाथ दिखाई नहीं दे रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल जा रहा हो, ये या तो डायगोनल जा रहा है या वर्टिकल जा रहा है, डायगोनल जा रहा है या वर्टिकल जा रहा है। और फिर अगर हम इससे आगे देखें तो फिर से ये डायगोनली हो रहा है, बट यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है। तो जॉब 2 के लिए आइडियल टाइम क्या हो गया, दैट इज़ 2 यूनिट्स। ये आइडियल टाइम हो गया जॉब 2 के लिए। तो लास्ट स्टेप हम देखते हैं कि आइडियल टाइम तो हम निकालना सीख गए कि जॉब 1 के लिए 2 + 3 = 5 यूनिट, एंड जॉब 2 के लिए आइडियल टाइम है 2 यूनिट। नाउ अगर हमसे पूछा जाए कि इलैप्स टाइम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे,
तो इलैप्स टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ना ये देखना है कि हमारा टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना था या टोटल वर्किंग टाइम मशीनरी में कितना था, उसमें हम आइडियल टाइम ऐड कर देंगे जॉब के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि ये elapsed टाइम का फॉर्मूला मैंने लिखा है, दैट इज़ टोटल प्रोसेसिंग टाइम एंड यू कैन से दैट इज़ टोटल वर्किंग टाइम प्लस आइडियल टाइम। तो जॉब 1 के लिए हम देखें कि टोटल टाइम कितना था 17 यूनिट का और उसका आइडियल टाइम कितना रहा 5 यूनिट का, तो टोटल कितना हो गया 22 यूनिट्स। इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर जॉब 2 के लिए elapsed टाइम। तो टोटल टाइम प्रोसेसिंग टाइम कितना था 20 यूनिट, 20 में आइडियल कितना था 2 यूनिट और कंप्लीट कितना हुआ 22 यूनिट्स। So that is the problem of 2 job and machines. So thank you.